हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन का भंडारा में। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए एक सोच एक नई पहल के साथ फिर से शुरू करते हैं आज का केमिस्ट्री का भंडारा। तो आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के PYQs 2020 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवर्त सारणी में स्वादिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो आप लोग स्वादिक ऋण विद्युतीय तत्व जानते होंगे कि फ्लोरीन होता है। कहीं कहीं पे इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसका सही क्रम क्या होगा, बताइए। तो इसका क्रम देख लीजिए आप लोग कि फ्लोरीन होता है पहले, फिर क्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ये हमारा क्रम हो गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे ये भी पूछा जाता है कि इसका अप टू डाउन जाने पे क्या होगा, मान घटेगा या बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि विद्युत ऋणात्मक, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु आकार, त्रिज्या, आयतन, ये सब। तो मैं सब कुछ को एक जगह पे लिखने का कोशिश करूंगी और आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मक, दूसरा आएगा आयनन विभव यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा आएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तीनों अप टू डाउन जब जाएंगे तो घटेगा, और जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान हो गया कि अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ेगा। उसके बाद और पूछेगा कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम, इन तीनों का मान क्या क्या हो सकता है। तो मतलब क्या होता है, तो अप टू डाउन जाने पे ये बढ़ेगा, इसका अपोजिट होता है ये, एंड राइट टू लेफ्ट जाने पे इसका मान घटेगा। ये आई होप कि आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो एक ना एक बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अप टू डाउन जाने पे घटेगा और राइट टू लेफ्ट जाने पे बढ़ेगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम अप टू डाउन जाने पे बढ़ेगा और राइट टू लेफ्ट जाने पे घटेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यौगिक का आयोपिक नाम क्या है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं कि 2,3-डाइमेथाइल ब्यूटेन होगा इसका आंसर। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। चक्रीय यौगिक कहने का मतलब कि जो इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर, षटकोण वाला, उस टाइप का स्ट्रक्चर किसका नहीं है पूछा। तो बेंजीन जिसका सूत्र C6H6 होता है उसका तो होता ही होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। फिनॉल जिसका आयोपिक नेम यहाँ पे लिख देते हैं, बेंजीनॉल होता है आयोपिक नेम, और इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। एंथ्रासीन इसका फॉर्मूला होता है C14H10, ये होता है एंथ्रासीन का फॉर्मूला। और ये तीनों के तीनों एरोमेटिक है, यानी कि इसका षटकोण वाला स्ट्रक्चर ही बनता है ये तीनों का, और नहीं बनता है तो नियोपेंटेन का नहीं बनता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा नियोपेंटेन का, तो C5H12, इसका कुछ इस टाइप का आकार इसका बनता है नियोपेंटेन का। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें भी नहीं है पूछा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और इसमें नहीं हो रहा है तो इसका नहीं हो रहा है। BaCl2 + H2SO4 it gives BaSO4 +
HCl। आप लोग इस एग्जाम्पल को देखकर समझ गए होंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको हिंदी में उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता है क्या कि आयंस जो है वो आयंस और जो रेडिकल्स होते हैं वो परस्पर आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि Ba जो है वो SO4 के साथ जाके मिल गया और H जो है वो Cl के साथ मिल गया, तो BaSO4 और HCl बन गया। ये हो गया हमारा उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, STP पर 16 ग्राम आयतन का ऑक्सीजन का आयतन है। तो हम लोग जानते होंगे, मतलब आप लोग जानते होंगे कि STP पे जो 32 ग्राम का ऑक्सीजन का आयतन होता है वो 2.4 लीटर होता है। STP पर 32 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 2.4 लीटर होता है। ये जानते होंगे आप लोग क्योंकि ये बेसिक में ही पढ़ाया जाता है। सो इससे इसी से हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा 32 ग्राम में इतना हो रहा है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 2.4 लीटर बाई 32 ग्राम, 1 ग्राम में इतना हो जाएगा। अब 16 ग्राम का हम लोग को निकालना है। 16 ग्राम निकालने के लिए हम लोग 2.4 डिवाइड में 32 इंटू 16 ये कर सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आंसर 11.2 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस बहुत ही बेसिक में जाके मैंने समझाने का ट्राई किया है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इप्सम लवण है। इप्सम लवण MgSO4.7H2O होता है। इसमें इप्सम लवण का फॉर्मूला पूछ लिया। कहीं कहीं पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ग्रीन बिटिरॉल का फॉर्मूला क्या होगा, वाइट बिटिरॉल का फॉर्मूला क्या होगा, उसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होगा। तो हम लोग उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि CaSO4.7H2O जिसको हम लोग ब्लू बिटिरॉल कहते हैं। मैं कलर चेंज करके जिस कलर का नाम है जैसे कि ब्लू बिटिरॉल, तो उसको मैं उसी कलर में नोट कर देती हूँ, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। तो CaSO4.5H2O इसको हम लोग ब्लू बिटिरॉल कहते हैं। यहाँ पे 5H2O है, इसको ब्लू बिटिरॉल कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो कॉपर सल्फेट होता है यहाँ पे। अब FeSO4.7H2O जिसको हम लोग ग्रीन बिटिरॉल कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास वाइट बिटिरॉल। वाइट से तो पता नहीं चलेगा, इसी वजह से हम लोग वाइट बिटिरॉल को इस कलर से लिख रहे हैं कि ZnSO4.7H2O ये हमारा वाइट बिटिरॉल। और एक और होता है रेड बिटिरॉल जिसको हम लोग लिखते हैं COSO4.7H2O ये होता है हमारा रेड बिटिरॉल। इसको हम लोग कोबाल्ट सल्फेट कहते हैं। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो एक्टिविता एक गुण है। तो रेडियो एक्टिविता होता क्या है बेसिकली कि इसमें कुछ अस्थायी परमाणु होते हैं जो एक आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू अपने ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। जिसमें से निकलता है क्या, उसमें से निकलता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और कुछ इलेक्ट्रॉन के रूप में वो विकिरण जो होता है उसको उत्सर्जित करता है। और ये प्रोसेस होता है किसके अंदर, नाभिक, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसी का एक गुण है, मतलब वही प्रोसेस करवाता है इन सब के लिए। तो ये नाभिक का गुण हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम लोग, और भी कुछ है हमारे पास समस्थानिक जिससे पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होता है यूरेनियम 235
एक होता है कार्बन 14, एक होता है आयोडीन 131, एक होता है Na24, एक होता है As74 और एक होता है Fe59। अब इसका हम यूजेस बता देते हैं कि यूरेनियम 235 जो होता है वो चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए होता है। ये कार्बन 14 जो होता है वो जीवाश्मों का आयु का ज्ञात करने के लिए होता है, जीवाश्म मतलब कि फॉसिल फ्यूल। और आयोडीन 131 जो होता है वो घेगा के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम 24 ये जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए उपचार में, मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोग होता है। ये As74 जो होता है वो ट्यूमर के इलाज में होता है और Fe59 जो होता है वो एनीमिया के उपचार के लिए होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप मैंने जो भी डिक्टेट किया उसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये उपचार वाला कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये कुछ कलेक्ट किए थे, आपको बता दिया। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि देखने में तो बहुत ही हार्ड लगता है लेकिन है बहुत ही सिंपल सा। इसको बस समझने का फेर है, आप एक बार समझ जाइएगा तो बहुत ही इजी लगने लगेगा। यहाँ पे है आयरन के ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र। आयरन के मूल अनुपाती का सूत्र होगा, आयरन का मूल अनुपाती सूत्र पूछ रहा है जिसमें कि आयरन का प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो आयरन का हम लोग पहले प्रतिशत मात्रा के रूप में देखिए, प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे लिख देते 69.9 और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 30.1। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन का परमाणु भार मतलब कि द्रव्यमान संख्या जो होगा उससे जो प्रतिशत मात्रा दिया उसमें डिवाइड करना होता है। तो आयरन का आप लोग जानते होंगे कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है 56 होता है, तो इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे इससे। और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है द्रव्यमान संख्या। तो अब इसको हम लोग जब डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.88 इसका आ जाएगा, और इसमें हम लोग जब डिवाइड देंगे तो 1.25 ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1.25 यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से आप समझ जाइएगा कि 1.25 यहाँ पे है। अब हम लोग सरल अनुपात निकालते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस 1 था, प्रोसेस 2 में जाएंगे तो सरल अनुपात निकालेंगे। सरल अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को मतलब कि देखेंगे कि डिफरेंस देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमारे पास सबसे छोटा ये दिख रहा है 1.25। तो 1.25 में जितना आया है सरल अनुपात निकालने के लिए जो भी आएगा उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड देंगे। तो 1.25 में 1.25 डिवाइड बाय 1.25 ये इसका है आयरन का, और ऑक्सीजन का 1.88 डिवाइड 1.25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब इसको हम लोग पूर्णांक में लाएंगे तो इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग के पास आ गया Fe2 और O3। तो इस अनुसार हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा कितना Fe2O3, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर समझ ना आए तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल ही आंसर इसका निकल जाता है। आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव हम लोग को किस में दिखाई देता है? केमिकल मिक्सचर होता है जिसको हम लोग कोलाइड विलयन कहते हैं। ये केमिकल मिक्सचर के थ्रू ही होता है, जब प्रकाश जो होता है वो केमिकल मिक्सचर के मतलब कि कोलाइड विलयन के माध्यम से
होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं से सनलाइट आ रहा होता है और किसी वॉल में छेद हो या फिर होल हो मतलब, तो उससे जो सनलाइट आएगा हमारे पास उसमें एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ हो जाता है, मार्ग दिखने लगता है हम लोगों को, उसका रास्ता प्रकाश का हम लोगों को दिखने लगता है, वही होता है टिंडल प्रभाव। हम लोग उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि CaCO3 जो है हम लोगों के पास 10 ग्राम है और CO2 गर्म करने पे हम लोग को इसको गर्म करने पे CO2 और CaO मिलता है। कितना? ये 4.4 ग्राम मिलता है और ये 5.6 ग्राम मिलता है। तो ये हम जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा वो जा कर के देख लें, उसमें मैंने बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये उसी बेस्ड पे, क्योंकि इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इधर भी 10 ग्राम हो जाएगा और इधर भी 10 ग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही बताया गया है कि जितना प्रोडक्टेंट होगा उतना ही रिएक्टेंट भी होगा। तो हम लोग के पास दोनों साइड इक्वल आ गया, तो इस अनुसार ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? आयनिक होने का जो गुण होता है, जो उसका प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है आयनिक होने का? तो उसमें बताया जाता है हम लोगों को कि आयनिक यौगिक ठोस होगा, कठोर होगा, भंगुर होता है वो, और इसमें जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये हमारा A नंबर सही होता है। KCl ये एक आयनिक यौगिक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है। ठीक है, तथा इसकी कोलाइड का सूत्र MCl3 है। इस यौगिक का अनुभार होगा। तो हम लोग जानते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अनुभार और बाई n फैक्टर। मतलब कि अगर यहाँ पे संयोजकता, अगर यहाँ पे हम लोगों को n फैक्टर कहने का मतलब है कि अगर किसी परमाणु के लिए तो संयोजकता होगा, अगर आयन के लिए होगा तो आवेश की मात्रा होगा, अगर अम्ल के लिए पूछेगा तो जो होगा वो विस्थापित H प्लस आयन की संख्या हम लोग वहाँ पे दर्शाएंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है? यौगिक MCl3 है ना, तो अम्लों की क्षारकता का n फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि तुल्यांकी भार 9 है और अनुभार हम लोगों को पता करना है, और n फैक्टर में जाएगा किसका? अम्लों की क्षारकता का मान। तो अम्लों का यहाँ पे Cl3 में है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27, ये हो जाएगा अनुभार। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या? अनुभार। आंसर नंबर D। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला है, मैं इसको फिर से एक बार लिख देती हूँ कि तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बाई n फैक्टर होता है। यहाँ पे हम लोगों को अम्ल के लिए पूछा गया था MCl, यानी कि एक क्लोराइड एक क्या है? अम्ल है। तो उसकी क्षारकता हम लोगों को यहाँ पे डालना है n फैक्टर में, तो इसकी क्षारकता MCl3 है, तो 3 यहाँ पे डाल देंगे और 9 × 3 कर देंगे तो 27 आ जाएगा आंसर हम लोगों के पास। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसिटिलीन में सहसंयोजिक बंधों की संख्या होती है। एसिटिलीन में कौन सा बंध होता है? तो पहले हम लोग एसिटिलीन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। H-C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर C और फिर सिंगल बॉन्ड H। तो हम लोगों की बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितने बंध हो रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 हो जाएगा आंसर नंबर D। तो
अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Na2CO3 plus XHCl it gives NaCl plus CO2 plus H2O। बेसिकली इसमें हम लोगों को बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड कितने कितने, यहाँ पे सोडियम जो है वो 2 है और कहीं पे सोडियम है नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है कि 2 सोडियम है। यहाँ पे CO कार्बन जो है वो 1 है, इधर भी 1 है, O3 है तो इधर भी 3 है, 1 2 और 1 3। और यहाँ पे H जो है वो, यहाँ पे H का मान देखना, तो H इधर 2 है इधर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 पुट करना होगा। और Cl 2 है तो Cl2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही 2, क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। और यहाँ पे X के जगह पे 2 आंसर आ गया, C नंबर। बैलेंसिंग करना तो ऑलमोस्ट सभी को आता ही होगा, बस जिसको नहीं आता, जिसको कंफ्यूजन होता है तो आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नियत ताप पर किसी गैस के लिए दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कथन कहलाता है बॉयल्स लॉ। जहाँ पे नियत ताप रहेगा वहाँ पे बॉयल्स लॉ, और जहाँ पे नियत दाब रहेगा, दाब और समानुपाती देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती था, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E is inversely proportional to P। और दाब है तो P is directly proportional to T। ये हो जाएगा, ये चार्ल्स लॉ में आता है। जहाँ पे नियत दाब दिखेगा वहाँ पे चार्ल्स लॉ हो जाएगा, और जहाँ नियत ताप दिखेगा वहाँ बॉयल्स लॉ हो जाएगा। और समानुपाती होता है, दाब जहाँ पे आएगा तो वो चार्ल्स लॉ दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आया। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। तो गलत मिलान को देखने के लिए हम लोगों के पास सिरका, इसका धावन सोडा दिया हुआ, पहले धोने वाले सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। यहाँ पे पहला वाला ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सिरका का सही है, क्विक लाइम का भी सही है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी सही है। और ये जो फॉर्मूला है वो बेकिंग सोडा का होता है, खाने वाले सोडा का, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, और ये होता है धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से एक संक्रमण धातु नहीं है। तो संक्रमण धातु कौन सा नहीं है? मैग्नीज, चांदी, टंगस्टन, ये सब तो है ना। लेड नहीं है, क्योंकि लेड जो है वो P ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है, इसीलिए लेड नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन आप लोग जानते होंगे कि एंथ्रासाइट में पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है, जहाँ पे पाया जाता है कितना परसेंट, 91 से 95% तक पाया जाता है इसमें। और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, इसमें से धुआं कम निकलता है क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा बिटुमिनस कोयला, जिसको हम लोग घरेलू यूज़ के लिए यूज़ भी करते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, जो इसकी में कार्बन की मात्रा 78% से लेकर के 86% होता है। लिग्नाइट कोयला ये थर्ड नंबर पे आता है, इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 28% से 30% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और पीट कोयला सबसे खराब कोयला माना जाता है। पीट वाला जो कोयला होता है वो उसमें 27% से भी कम मात्रा में
कार्बन होता है और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। मतलब कि देखिए कि कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल का जो होगा, जैसे कि यहाँ पे Na है तो Na का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, 11 नंबर पे आता है सोडियम। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल होगा ना, देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके ये दोनों को ऐड करने पे उसी को कहते हैं, ऐड करके जितना आएगा उसी को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। एल्युमिनियम का होता है 283, 13 नंबर पे आता है एल्युमिनियम, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो ये तो सेम है, ये नहीं होगा। इसमें कौन सा भिन्न है पूछा है, तो ऑक्सीजन का 26 होता है और फ्लोरीन का क्या होता है 27, ठीक है। फ्लोरीन का 27 होता है। इन दोनों ही में जो है वो 2 आ रहा है कोर इलेक्ट्रॉन, ये भी दोनों सेम है। और P-3 फॉस्फोरस का क्या होता है 285 होता है, ठीक है। और आर्गन का क्या होता है तो 288 होता है। इसका भी कोर इलेक्ट्रॉन 10-10 हो गया दोनों का। तो ये तीनों का तीनों कोर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें सेम नहीं है। Mg ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्टेन संख्या का मान शून्य है। ऑक्टेन संख्या का मान कहाँ पे शून्य था तो एन हेप्टेन में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल में स्थायी कठोरता निम्न में से निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये वाला तो पिछले वाले सेशन में भी था, PYQs में 2021 में भी पूछा गया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। तो बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं। तो एल्केन श्रेणी में आने वाले ये वाला तो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, 2021 का क्वेश्चन हुआ था वहाँ पे, तो आप उसे जाकर के ज़रूर देखिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिलेट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। अब इस पे पुट कीजिए और जो नहीं है उस पर वो हो जाएगा आपका आंसर। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये तो पहला वाला ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है और 4 का दुगना 8 और प्लस यहाँ पे 10 होना चाहिए था H के बगल में, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी सब आप इस पे पुट करके देख सकते हैं कि 1 का दुगना करेंगे तो 2 और 2 + 2 4, ये वाला आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। 5 का दुगना करेंगे तो 5 2 = 10 और +2, फिर 3 2 = 6 और +2 8, ये तीनों आ रहे हैं। तो बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि Bro-4 ऐसे इसका निकालना है, तो हम लोग इसमें ब्रोमीन का निकालना है, तो ब्रोमीन को हम लोग X ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, और इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2 होती है वैलेंसी, और एक उधर दे रहा है तो इसलिए = करके हम लोग 1 माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ -1 है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 8 = -1, जब x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +8 - 1, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 प्लस। ये हो गया निकालने का तरीका। ऑक्सीकरण किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो आप x मान करके, आपका सेकेंड वाले का वैलेंसी पता होना चाहिए, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो ये तो सभी को पता होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन का ये बहुलक होता है। और आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारी प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में भी आ रहा हो। और गाइस, आप लोगों को कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आता है
कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिज़िक्स की न्यूमेरिकल और मैथ्स की वीडियोस जल्द ही अपलोड होंगी। आप लोग प्लीज़ तब तक हमारे साथ बने रहिए हमारे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के थ्योरी क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।